जैसा कि आपने इस वीडियो का थंबनेल और टाइटल देख लिया होगा कि सेविंग अकाउंट को कैसे मेंटेन करें ताकि आपको इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आए। अगर आप अपने सेविंग अकाउंट में एक लिमिट से ज़्यादा कैश डिपॉजिट करवा देते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में, तो आपके पास भी इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है और उसमें आपको जस्टिफिकेशन देना होगा कि ये इनकम आपके पास कहाँ से आई। तो आज के इस वीडियो में अपन इसी टॉपिक से रिलेटेड बातें करेंगे। क्या क्या इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे, आइए एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट, आप कितने सेविंग अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं ताकि आपको कोई भी इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस ना आए। कितना कैश आप डिपॉजिट कर सकते हैं अपने सेविंग अकाउंट में, या फिर कितना कैश आप विड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि आप अपने सेविंग अकाउंट से कितने पैसे जमा कर सकते हैं या कितने पैसे निकाल सकते हैं मैक्सिमम, ताकि आपको कोई भी नोटिस ना आए। थर्ड पॉइंट जो रहेगा, मैक्सिमम यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना बैलेंस रख सकते हैं अपने सेविंग अकाउंट में। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, पॉइंट 2 में अपन जो बात करेंगे उस लिमिट से अगर ज़्यादा आप कैश डिपॉजिट करवा देते हैं तो आपको जो नोटिस है वो कितने साल में आ सकता है, कितने टाइम पीरियड के अंदर आपको नोटिस आ सकता है। और लास्ट में अपन बात करेंगे, अगर आपके पास सेविंग बैंक अकाउंट से रिलेटेड कोई भी नोटिस आ जाता है इनकम टैक्स की तरफ से, तो उसका आपको जस्टिफिकेशन कैसे देना है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश, आप देख रहे हैं बैंकिंग बाबा यूट्यूब चैनल। अगर ये वीडियो पसंद आए तो देखने के बाद लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम लाते रहते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, आप सेविंग अकाउंट कितने रख सकते हैं। तो दोस्तों, इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग ऐसी कोई भी लिमिट नहीं है। आपको जितने अकाउंट सही लगते हैं आप उतने अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है एक अकाउंट से आपका काम चल रहा है तो आप एक अकाउंट भी मेंटेन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है नहीं 2 चाहिए 3 चाहिए तो आप उतने भी मेंटेन कर सकते हैं। इनकम टैक्स एक्ट में ऐसा कोई रूल नहीं दिया है कि आपको इतने ही अकाउंट रखने हैं या इससे कम नहीं रखने हैं, ऐसी कोई भी लिमिट डिसाइड नहीं करी गई है। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है, आप जितने ज़्यादा बैंक अकाउंट रखेंगे उतने ज़्यादा आपके बैंक चार्जेस लगेंगे, क्योंकि हर बैंक का अपना अपना चार्जेस फिक्स होता है। अगर आपने हर अकाउंट में एक एटीएम कार्ड इशू करवा रखा है तो उसका एनुअल चार्ज लगता है, और आपको एसएमएस चार्जेस के नाम से भी बैंक काफ़ी अमाउंट डिडक्ट कर लेते हैं आपके अकाउंट में से। और काफ़ी बैंक्स में मिनिमम बैलेंस भी मेंटेन करना पड़ता है, तो आपको वो हर बैंक अकाउंट में मेंटेन करना पड़ेगा। उसी के साथ साथ आपको अगर किसी में मिस हो जाता है आपका मिनिमम बैलेंस तो आपको चार्जेस भी पे करने पड़ सकते हैं। आपके पास 2 से 3 सेविंग अकाउंट होने चाहिए। अगर आप कोई ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो आप 3 अकाउंट रख सकते हैं, अदरवाइज़ आपके पास 2 सेविंग अकाउंट होने चाहिए, क्योंकि कभी कभी इमरजेंसी के टाइम पे एक सेविंग अकाउंट काम नहीं करता है, तो उसके लिए आपको अल्टरनेट भी रखना चाहिए, लेकिन 2 से ज़्यादा कोई आपको ज़रूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं, कितना कैश आप अपने सेविंग अकाउंट में जमा करवा सकते हैं या फिर कितना कैश आप निकाल सकते हैं 1 साल के अंदर। तो दोस्तों, इसकी जो लिमिट है वो है 10 लाख रुपए। आप अपने सारे सेविंग बैंक अकाउंट में मिला के 1 साल में 10 लाख रुपए तक जमा करवा सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, और 10 लाख रुपए ही आप विड्रॉ कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। अगर आप 10 लाख से ज़्यादा अमाउंट जमा करवा देते हैं कैश अपने बैंक अकाउंट में, तो आपके पास इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस आ सकता है। अब ये लिमिट कैसे कैलकुलेट होएगी? सपोज कीजिए आपके पास 2 सेविंग बैंक अकाउंट है, एक में आप जमा करवाते हैं 8 लाख रुपए और दूसरे में आप जमा करवाते हैं 4 लाख रुपए, तो आपने टोटल जो 1 साल के अंदर कैश जमा करवाया वो हो गया 12 लाख रुपए। तो आपके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आ सकता है। तो आपको क्या करना है, तो जितने भी आपके पास सेविंग बैंक अकाउंट है उन सबको मिला के जो अमाउंट है वो 10 लाख की लिमिट रखनी है। उससे ज़्यादा कैश आपको डिपॉजिट नहीं करवाना है। अगर आप उससे ज़्यादा कैश डिपॉजिट करवाते हैं तो आपके पास नोटिस आ सकता है। ये तो बात हो गई आपके एग्रीगेट अमाउंट की, यानी कि टोटल अमाउंट आप 1 साल में 10 लाख रुपए तक जमा करवा सकते हैं या फिर निकाल सकते हैं। लेकिन एक सिंगल ट्रांजैक्शन में आपको जो लिमिट होती है वो होती है 2 लाख रुपए की। आपको 2 लाख रुपए से ज़्यादा एक टाइम में पैसा जमा नहीं करवाना है, ना ही निकालना है। अगर आप 2 लाख रुपए से कैश ज़्यादा डिपॉजिट करवाते हैं एक सिंगल ट्रांजैक्शन में, तो आपके पास इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस आ सकता है। अगर आपकी वो इनकम लेजिट तरीके की है, सही तरीके से आपने वो इनकम कमा रखी है, आपके पास उसका सोर्स है, तो आप उसको बता सकते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। अगर आपके पास उसका सही सोर्स नहीं बता पाएंगे तो आपको उस इनकम के ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा और पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। तो 2 लाख से ऊपर की आपको सिंगल ट्रांजैक्शन अवॉइड करनी है, और टोटल आपको 1 साल में 10 लाख रुपए से ज़्यादा का अमाउंट डिपॉजिट नहीं करना है अगर आपको इनकम टैक्स नोटिस से बचना है। तो अगर आपके पास सही प्रूफ है उस इनकम का तो आप करवा सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के।
अब बात कर लेते हैं मैक्सिमम सेविंग अकाउंट आप कितने मेंटेन कर सकते हैं। तो इसकी भी इनकम टैक्स एक्ट में कोई भी ऐसी रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप इतना बैलेंस रख सकते हैं। आपके पास जितना बैलेंस है, आप जितना जमा करवाना चाहते हैं उतना करवा सकते हैं और जितना आपको बैलेंस रखना है उतना रख सकते हैं। इनकम टैक्स एक्ट में ऐसी भी कोई लिमिट मेंशन नहीं है। लेकिन अगर आप जितना भी बैलेंस जमा करवा रहे हैं, जितना भी बैलेंस आप मेंटेन कर रहे हैं उस अकाउंट में, तो आपके पास उसका सोर्स रहना चाहिए। सपोज आप एक साल में 2 लाख रुपए कमा के उसमें जमा करवाते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे आप 2-2 लाख रुपए करके 10 साल तक जमा करवा सकते हैं, आपके 20 लाख रुपए हो जाएंगे। आगे भी आप कंटिन्यू करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक साल में 5 लाख रुपए जमा करवाते हैं, अगले साल आप फिर 5 लाख जमा करवाते हैं, फिर 5 लाख जमा करवाते हैं, ऐसे आप जमा करवाते जाते हैं, तो आपके पास इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस आ सकता है। क्योंकि आप 5 लाख रुपए जो अर्न कर रहे हैं वो टैक्सेबल लिमिट से ऊपर होता है। यानी कि अगर आप 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा कमाते हैं तो आपको ITR फाइल करनी होती है। तो आप 5 लाख रुपए जमा करवा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप 5 लाख कमा रहे होंगे जब भी आप जमा करवा रहे हैं उस अकाउंट में, तो आपको ITR फाइल करनी होती है। अगर आपने ITR फाइल कर रखी है 5 लाख रुपए की तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 5 लाख रुपए जमा करवा सकते हैं। लेकिन आप ITR फाइल नहीं कर रहे हैं और आप 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख ऐसे बैंक अकाउंट में बैलेंस जमा करवा रहे हैं हर साल, तो आपको नोटिस आ सकता है। जितना आप ITR फाइल कर रहे हैं उतना कैश आप डिपॉजिट करवा सकते हैं। सपोज आपने इस साल में 25 लाख रुपए का ITR फाइल किया तो आप अपने बैंक अकाउंट में 25 लाख रुपए ऐड कर सकते हैं। यानी कि ऑलरेडी जो बैलेंस है उसमें 25 लाख का इंक्रीमेंट हो सकता है। अब सपोज आपके बैंक अकाउंट में 27 लाख रुपए हो गए हैं, अगले साल आपने 25 लाख और कमा लिए तो 25 लाख रुपए आप और ऐड कर सकते हैं उस सेविंग बैंक अकाउंट में, तो आपको कोई नोटिस नहीं आएगा। लेकिन आपके पास ITR होना चाहिए उस अमाउंट का जितना आपने जमा करवाया है। उससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, लेकिन आपने अगर जमा करवा दिया सीधा 10 लाख रुपए और आपके पास कोई ITR ही नहीं है तो आपके पास नोटिस आ सकता है। तो आप जितने का ITR फाइल करते हैं उतना कैश डिपॉजिट करवा सकते हैं। अगर आप ITR फाइल नहीं करते हैं तो 2 से 3 लाख रुपए एवरेज आप अपने बैंक अकाउंट में जमा करवा सकते हैं अगर आप कोई ITR फाइल नहीं करते हैं तो। अब बात कर लेते हैं, अभी अपन ने जो लिमिट देखी 2 लाख रुपए वाली और वो 10 लाख रुपए वाली टोटल की, तो उस लिमिट को अगर आप क्रॉस कर देते हैं तो उसका जो नोटिस है वो आपको कब तक आ सकता है। ये जो नोटिस है ऐसा नहीं है कि आपने आज जमा करवाई और आपको 5 दिन बाद नोटिस आ जाएगा या फिर आपको 1-2 साल के अंदर नोटिस आ जाएगा। ये जो नोटिस है ये आज आपने जमा करवाई तो इस साल को छोड़ के, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22 को छोड़ने के बाद में अगले 6 साल तक आपको नोटिस आ सकता है। यानी कभी भी आपको नोटिस आ सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र में आप जैसे ही आएंगे तो वो आपको नोटिस भेज सकते हैं। तो अगले 6 साल में आपको नोटिस कभी भी आ सकता है। यानी कि सपोज कीजिए आज से 3 साल पहले आपने अपने सेविंग बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए जमा करवाए थे तो उसका नोटिस अभी भी आ सकता है और आने वाले 3 सालों में भी नोटिस आ सकता है। प्रीवियस ट्रांजैक्शन का जो नोटिस है वो अगले 6 साल में कभी भी आ सकता है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने ये जो लिमिट आपको बताई उससे ज़्यादा अमाउंट का आपने कैश जमा करवाया या विड्रॉ कर लिया तो उसका जो नोटिस है वो आपको अगले 6 साल में कभी भी आ सकता है। अब बात कर लेते हैं लास्ट टॉपिक की इस वीडियो के। अगर आपने अपने सेविंग बैंक अकाउंट को एकदम सही तरीके से मैनेज किया है लेकिन फिर भी आपके पास एक नोटिस आ जाता है तो आपको क्या करना है। तो जेन्युइन बात है, अगर आपने लिमिट ब्रीच करके कोई पैसा जमा करवाया होगा तो आपको नोटिस आया होगा। अब वो लिमिट आपने क्यों ब्रीच करी, आपको उसका सिंपल जेन्युइन रीज़न बताना पड़ेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। सपोज आपने 4 लाख रुपए का कैश अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवा दिया एक साथ में और उसका आपको नोटिस आ गया है। अब आपको उसका रीज़न देना पड़ेगा कहाँ से आपके पास ये 4 लाख रुपए आया। अगर आप उसका रीज़न दे देते हैं तो आपको फ्री कर दिया जाएगा। अगर आप उसका सही तरीके से रीज़न नहीं दे पाते हैं, यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस रीज़न से सेटिस्फाई नहीं होता है, तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। जो वो अमाउंट है उसके ऊपर टैक्स भी देना पड़ेगा और उसके साथ साथ आपको पेनल्टी भी पे करनी पड़ेगी। तो जितना भी वो अमाउंट होता है वो लगभग पूरा चला जाता है। यानी कि 4 लाख रुपए की आपकी वो ट्रांजैक्शन है तो आपको उस पर टैक्स लगेगा, उसके बाद पेनल्टी लगेगी, लेट फीस लगेगी, ऐसे करके आपका वो जो अमाउंट है वो सारा वसूल लिया जाएगा। अगर वो 4 लाख रुपए आपने अपने बिजनेस से कमाए हैं तो उसमें आपको ITR फाइल करी होगी और उसमें लिखा हुआ होगा आपकी इनकम। अगर आपने ITR नहीं फाइल करी है तो आपको ऐसे बताना पड़ेगा कि इस साल की ये इनकम है 50,000 रुपये, ऐसे करके 8 साल की इनकम जो 50,000 है वो हमने इकट्ठी करके 4 लाख रुपए कलेक्ट कर लिया है।
तो आपका वो जो बिज़नेस है उसकी 50,000 अगर इनकम होती है तो आपको ITR भी फाइल नहीं करनी होती है और आपको ऐसे रीज़न दे देना पड़ेगा कि 50-50 हज़ार करके हमारी ये 8 साल की इनकम है, तो ये 4 लाख रुपए हो जाते हैं। अगर वो बिज़नेस की इनकम है तो आप ये रीज़न भी दे सकते हैं। अगर आपने किसी फ्रेंड से लोन लिया है, सपोज आपने अपने फ्रेंड से 4 लाख रुपए का लोन लिया है, तो आप अपना रीज़न है जो वो बता सकते हैं कि मैंने ये फ्रेंड से 4 लाख का लोन लिया है। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको ऐसे ही नहीं छोड़ देगा। वो आपसे बोलेगा कि जिस फ्रेंड से आपने लोन लिया है उससे प्रूफ करवाओ कि उसने आपको लोन दिया है, और उसके साथ साथ ये भी प्रूव करवाओ उसके पास ये 4 लाख रुपए कहाँ से आए। तो उसके पास इनकम का सोर्स होना ज़रूरी है। अगर वो इनकम का सोर्स बता देता है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उससे सेटिस्फाई हो जाता है तो आप बच सकते हैं। अगर वो मना कर देता है नहीं मैंने तो इसको 4 लाख रुपए नहीं दिए, तो पेनल्टी जो है वो आपके ऊपर ही लगेगी, आपके फ्रेंड के ऊपर नहीं लगेगी। या फिर अगर आपने ये जो पैसा है प्रॉपर्टी वगैरह सेल करके कमाया है तो आपके पास उन प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट वगैरह अवेलेबल होने चाहिए, और आपको वो जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको 6 साल तक संभाल के रखने हैं जहाँ से भी आपने वो इनकम कमाई है, ताकि अगले 6 साल में आपके पास कभी भी नोटिस आता है हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन का तो आप उसको प्रूव कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गए होंगे किस तरीके से आपको अपना सेविंग अकाउंट मेंटेन करना चाहिए, और आपके पास अगर नोटिस आ जाता है तो आप किस तरीके से उसका रिप्लाई दे सकते हैं। अब आपको एक बोनस टिप दे देते हैं। आज से ही आप एक अपने बैंक अकाउंट की डायरी मेंटेन करना शुरू कर दीजिए। उसमें कोई भी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन होती है, यानी कि 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए से बड़ी अमाउंट की कोई ट्रांजैक्शन होती है, तो आप उसको वहाँ पर लिख सकते हैं ताकि आपको पता रहे ये किस तरीके से आपने इनकम आई और किस लिए आपने जमा करवाया। अगर आप वो रिकॉर्ड रखते हैं तो आपको फ्यूचर में अगर नोटिस आ भी जाता है तो आपको वो डायरी देखते ही याद आ जाएगा ये ट्रांजैक्शन हमने किस लिए करी थी और पैसा कहाँ से आया था। अगर ये आप ये चीज़ें मेंटेन नहीं करते हैं तो उस टाइम पे आपके पास जब नोटिस आ जाता है तब आपको ये चीज़ें याद नहीं आ पाती है ये इनकम कहाँ से आई थी, और उस चक्कर में आपको पेनल्टी वगैरह भी लग जाती है। अभी रिसेंटली हमारे चैनल पर 2000 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो गए हैं। आप सभी का प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बना रहेगा तो हम जल्दी ही बहुत और माइलस्टोन अचीव करते जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को भी आप सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।